आज हम चर्चा करेंगे रोकड़ बजट के बारे में। व्यापार में व्यापार के संचालन के लिए सबसे अधिक महत्व रोकड़ है। हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था विक्रय बजट व्यापार का आधार। निश्चित रूप से बिना विक्रय के व्यापार का संचालन नहीं हो सकता, लेकिन विक्रय के साथ साथ विक्रय बजट का अपने स्थान पर महत्व है, लेकिन विक्रय बजट के साथ साथ रोकड़ बजट का भी महत्व है। हमने माल तो विक्रय कर दिया, लेकिन देनदारों से पैसा कब आएगा और जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उन्हें समय पर भुगतान भी करना चाहिए। हमें साख नीति का निर्धारण भी करना चाहिए। यदि हमने उदार साख नीति का निर्माण कर रखा है जिसमें ग्राहकों को लंबे समय के लिए उधार देते हैं, लेकिन यदि हमारे पास में जो आपूर्ति करता है उनको हमने समय पर भुगतान नहीं किया, तो व्यापार की साख मिट्टी में मिल जाएगी और व्यापार लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। कोई भी आपूर्तिकर्ता यदि उसे समय पर भुगतान नहीं किया है तो भविष्य के अंदर आपूर्ति करने में आनाकानी कर सकता है। इसलिए हमें हमारी साख नीति, हमारी लाभप्रदता, हमारे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिया जाने वाला समय, इनको ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। रोकड़ बजट प्रत्येक सप्ताह, माह अथवा अन्य अवधि के संबंध में विभिन्न मदों की अपेक्षित रोकड़ प्राप्ति और भुगतान को बजट अवधि की प्रत्येक उप अवधि में अनुमानित रोकड़ शेष को प्रकट करता है। एक रोकड़ बजट किसी बजट अर्थात माह अथवा किसी विशेष अवधि के लिए पूर्व निर्धारित नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का विस्तृत अनुमान है। हमें नगद प्राप्तियां कहां से होगी और नगद भुगतान कब किस को कितना करना है, इसका अनुमान रोकड़ बजट के अंदर होगा। रोकड़ बजट का क्या महत्व है? रोकड़ बजट का महत्व निम्नलिखित कारणों से रोकड़ बजट प्राप्ति एवं भुगतान में समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। मुख्य बात है कि हमारे पास प्राप्ति कहाँ से होगी? प्राप्ति का मुख्य रूप से एक ही सोर्स होता है व्यापार के अंदर, वो होता है विक्रय। और विक्रय मतलब नगद या उधार। नगद का तो हमें प्राप्ति हो जाती है, उधार मतलब देनदारों को हमने माल बेचा है और देनदारों से हमें वापस कितने अवधि में पैसा प्राप्त होगा, इस चीज से ही व्यापार की बाकी समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। नगद साधनों का नगद आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। नगद साधन कौन कौन से हैं? मुख्य साधन विक्रय है और साधन कंपनी के अंदर अंश पूंजी का निर्माण है, लोन लेना है, ये साधन है। लेकिन ये डेली का काम नहीं है। डेली केवल और केवल विक्रय से या सेवाएं देने से ही हमें नगद की प्राप्ति होती है। मौसमी आवश्यकताओं की रोकड़ स्थिति पर प्रभाव को व्यक्त करता है। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें विक्रय किसी विशिष्ट मौसम के अंदर ही होता है, जैसे ऊनी वस्त्र, जैसे सूती वस्त्र, है ना। इस प्रकार की चीजें केवल साल में कुछ महीने ही विक्रय होता है। छातों का व्यापार है, कुछ साल के कुछ महीनों में ही विक्रय होता है, लेकिन उत्पादन पूरे साल चलता है, स्टॉक पूरे साल हमको करना पड़ता है, तब हम उस विशिष्ट मौसम के अंदर बाजार में आपूर्ति कर सकते हैं। यह असामान्य प्राप्तियों को प्रकट करता है। संयंत्र मशीन के विस्तार सहित विभिन्न पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के संबंध में रोकड़ संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। अब प्राप्तियां तो हमारे पास मुख्य रूप से आयगत प्राप्ति है, विक्रय से प्राप्त हुई, बैंक से लोन ले लिया, हमने अंश पूंजी का निर्गमन कर दिया, ऋण पत्रों का निर्गमन कर लिया, लेकिन व्यय जो हैं वो सतत रूप से दोनों प्रकार के चलते हैं, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। व्यापार की पूंजी संपत्तियों का भी धीरे धीरे निर्माण करना पड़ता है, या जब पूंजी संपत्तियों का निर्माण किया है और हमको लोन लिया है तो समय पर उसका ब्याज और किस्तों का भी भुगतान करना पड़ेगा। यह भी रोकड़ बजट में ध्यान रखा जाता है। यह प्रकट करता है कि बैंक ऋण, नगद साख, अधिविकर्ष आदि के माध्यम से कितने अतिरिक्त कोष की व्यवस्था की जा सकती है। यह पूंजी संरचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। पूंजी संरचना यानी व्यापार के मालिक की कितनी पूंजी होगी और ऋण पूंजी कितनी होगी, इसका भी निर्धारण
रोकड़ बजट के माध्यम से होना संभव होता है। यह नगद छूट आदि का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध नगद राशि को प्रकट करता है। यह अल्पकालीन समय के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि के विनियोग के लिए उपलब्धता प्रदान करता है। जैसे हमें पता है 2 महीने के लिए हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा है, हम 2 महीने के लिए उसको विनियोग कर सकते हैं, चाहे बैंक की FDR में करें, चाहे शेयर मार्केट में करें, या अन्य किसी स्तर पर कुछ अल्पकालीन अवधि के लिए हम विनियोग कर सकते हैं। रोकड़ बजट बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं? नंबर 1, रोकड़ की स्थिति के बारे में अनुमान प्राप्त होता है। संस्था के पास अतिरिक्त रोकड़ रहने का अनुमान प्राप्त होता है, जिसके विनियोजन की हम अग्रिम व्यवस्था कर सकते हैं। इसी प्रकार संस्था के पास में रोकड़ की का भविष्य में आवश्यकता होने वाली है, उसके लिए भी हम पहले से व्यवस्था कर सकते हैं। रोकड़ में कमी होने का अनुमान है तो दूर करने के लिए साधन जुटाने होंगे। अल्पकालीन उधार लिया जा सकता है, अल्पकालीन विनियोग किया जा सकता है। रोकड़ बजट द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। रोकड़ बजट द्वारा तकनीक दिवालिया होने की स्थिति से बचा जा सकता है। रोकड़ बजट द्वारा तरल स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। रोकड़ बजट द्वारा कार्यशील पूंजी, उधार बिक्री, अल्पकालीन विनियोजन, ऋण भुगतान आदि के समन्वय स्थापित किया जा सकता है। रोकड़ बजट की अवधि, रोकड़ बजट के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है। 1 सप्ताह का, 15 दिन का, महीना भर का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 अवधि प्रचलित है। नंबर पहला मासिक रोकड़ बजट, नंबर 2 त्रैमासिक रोकड़ बजट और नंबर 3 अर्धवार्षिक रोकड़ बजट। रोकड़ बजट प्राप्तियों के लिए हमें क्या क्या करना होता है? पहले तो अवधि का निर्धारण किया जाना है, कितने अवधि के लिए बजट बनाना है। जैसा कि हमने देखा मुख्यतः 3 प्रचलित है, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो वो हमने पहले अवधि निर्धारित करनी है। दूसरा, प्राप्तियों भुगतान का निर्धारण करना। इस अवधि में जो रोकड़ बजट की अवधि है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसमें रोकड़ कहाँ से प्राप्त हो सकती है और कहाँ भुगतान किया जाना है, उन सभी मदों का विश्लेषण करना होता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। और समायोजन, बजट अवधि के पूर्व अनुमान लगाने पश्चात रोकड़ बजट प्रस्तुत करने तक में उत्पन्न नई परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समायोजन करना पड़ता है। हमने रोकड़ बजट बना दिया, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार हमें बजट बनाने के बाद में किसी प्रकार की क्रियाओं को संपादित करना। जैसे सपोज करिए हमने X वस्तु को परचेज करना है, X वस्तु परचेज करने के लिए हमने 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 100 इकाइयों को परचेज करना है। इसका अनुमान हमने लगा लिया अक्टूबर महीने, सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में परचेज करना है। संयोग ऐसा हुआ अक्टूबर महीने में हमें जो 100 इकाई परचेज करनी थी 10 रुपये में, उसकी जगह हमें कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि 8 रुपये के अंदर हमको सामग्री परचेज करनी है, 500 यूनिट परचेज करनी है, तो हम छूट का लाभ लेने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर अतिरिक्त रोकड़ की भी आवश्यकता होगी और उस रोकड़ को भुगतान में कुछ समय में करना होता है। रोकड़ बजट भी बनाया जाता है। रोकड़ बजट बनाने की विधियां, रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियां प्रमुखतः प्रचलित है। नंबर पहला प्राप्ति एवं भुगतान विधि, नंबर दूसरा समायोजित लाभान्विता विधि और नंबर 3 प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। प्राप्ति एवं भुगतान विधि में जिस प्रकार हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हम अनुमानित रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना देते हैं। भविष्य की जो अवधि है उसमें कहाँ से प्राप्ति होने वाली है और कहाँ भुगतान होने वाला है, वही नियम प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, लेकिन वो अनुमानित प्राप्ति एवं भुगतान खाता बन जाएगा। इस विधि के अंतर्गत संबंधित बजट अवधि की समस्त प्राप्तियां भुगतान के पूर्वानुमान लगाकर उन्हें बजट में प्रस्तुत किया जाता है। बजट की अवधि में रोकड़ प्राप्ति में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती है। प्रारंभिक शेष एवं बैंक शेष, नगद बिक्री, बैंक से प्राप्तियां, देनदारों से प्राप्तियां, प्राप्य बिलों से प्राप्तियां, दिए हुए अग्रिम तथा ऋणों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश की प्राप्ति, स्थायी संपत्तियों के बिक्री से प्राप्ति, अन्य विभिन्न प्राप्तियां। बजट अवधि में सामान्यतः रोकड़ भुगतान के लिए निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती है। नगद क्रय, लेनदारों को भुगतान, देय बिलों का भुगतान, कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी आदि का भुगतान, बैंक ऋण व अन्य ऋणों की वापसी, चुकाए गए ब्याज और लाभांश, स्थायी संपत्तियों का क्रय, कर दायित्व का भुगतान, कारखाना प्रशासनिक, बिक्री, विक्रय, वितरण, शोध, अनुसंधान आदि व्ययों का भुगतान और अन्य विभिन्न भुगतान। ओके, कल हम रोकड़ बजट बनाने की दूसरी विधि यानी प्रक्षेपित लाभ विधि या समायोजित लाभान्विता विधि